हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। पुष्पेंद्र कुशवाहा आईएएस। चलिए। चंचल शर्मा गुड आफ्टरनून। शुभम जैन गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत बढ़िया। एकाध बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, बिल्कुल जब जागो तभी सवेरा। चलिए। अपन ने पार्लियामेंट का पहले पार्ट में पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर समझा था। फिर उसके बाद में अपन ने ये देखा कि पार्लियामेंट का जो डिवीजन होता है लोकसभा राज्यसभा का, वो क्या होता है। अब आप हेडिंग डालो कंपोजिशन ऑफ। अब आप हेडिंग डालो कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लोक संसद का गठन। संसद का गठन। संसद का गठन। ठीक है। और उसमें सबसे पहले डालना कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन। मैं लिखवा दूंगा, पहले समझा देता हूं। आ जाए। संविधान के अनुसार राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 है। संविधान के अनुसार राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या, टोटल जो मेंबर हैं, वो किसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 250 है। लेकिन एट प्रेजेंट इसमें 200 जो 33 सदस्य होते हैं, उनका चुनाव होता है। उनका चुनाव होता है। ठीक है। और चुनावों में वोट में भाग कौन लेते हैं, एमएलए लेते हैं, राज्यों के विधायक चुनाव में भाग लेते हैं। मत ठीक है। और 12 सदस्य जो होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, पर चूंकि लिखवाने जा रहा था तो मैंने सोचा रिपीट कर देता हूँ। चलिए, लिख लें अब इसको। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का गठन। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का गठन। देखिएगा। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250। इज फिक्स्ड एट 250। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। 250 निर्धारित है। आउट ऑफ विच इनमें से से 233 मेंबर 233 मेंबर are to be the representatives are to be the representatives of state and union territory. Are to be the representatives of state and union territories. इनमें से 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि होते हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा। ब्रैकेट में लिखिएगा इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इलेक्टेड इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। और ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। एंड 12 मेंबर्स एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और 12 सदस्यों को
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। अब राष्ट्रपति कहाँ से मनोनीत करते हैं, तो इसी में लिखिएगा, इसी में लिखिएगा। ठीक है। हु हैव स्पेशल नॉलेज, हु हैव स्पेशल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, who have special knowledge and practical experience in art, in art, comma, literature, literature, comma, science, science and social service, and social service। ये सदस्य ऐसे होते हैं, ये सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें, जिन्हें कला, कला, कौमा साहित्य, कौमा विज्ञान, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं का, सामाजिक सेवाओं का विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान और बृहद अनुभव हो, बृहद अनुभव हो। ठीक है, ठीक है, बृहद अनुभव हो। इसी में लिखिएगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में मैं लिखवा दे रहा हूं कंपेयर करके, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। लिखिएगा, इट शुड बी नोटेड हेयर दैट, इट शुड बी नोटेड हेयर दैट, यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि, यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि द अमेरिकन सीनेट, द अमेरिकन सीनेट हैज नो नॉमिनेटेड मेंबर्स, हैज नो नॉमिनेटेड मेंबर्स। यहां पर यह ध्यान रखनी चाहिए कि अमेरिका के सीनेट में कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होता। तुलना कर दी मैंने यहीं पर, मनोनीत सदस्य नहीं होता। ठीक है, ठीक है। इसी में ब्रैकेट बंद करके लिखना, ब्रैकेट बंद करके लिखना, 5 सीट वैकेंट्स प्रेजेंटली, और 5 सीटें वर्तमान में खाली पड़ी हुई हैं, 5 सीटें वर्तमान में खाली पड़ी हुई हैं। देखो 233 ये रही, 12 ये, कितनी हो गई, 200, कितनी हो गई, 245। 5 सीटें जो हैं वो आज खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है, भविष्य आएगा तब देखेंगे, तब उसमें भरी जाएंगी, अभी ये वैकेंट है, क्योंकि संविधान में लिखा है कि 250 मैक्सिमम होगी, 250 मैक्सिमम होंगी। आज की डेट में 5 इसमें नहीं होते, 5 आगे आने वाले समय में सिचुएशन को देखते हुए सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ हाँ या ना। आ गया तो थंब कर दो, नहीं आया तो कुछ लिख दो, समझ में आ जाएगा मुझे। आ गया समझ में? आ गया समझ में? अब डालें हेडिंग, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। आ जाए, अब लोकसभा को देखते हैं। वैसे तो लोकसभा के बारे में मैंने समझाया है, लेकिन फिर भी समझा दे रहा हूं दोबारा, सुनो। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में पहले 500, पहले बोला 552 सीट होती थी,
लेकिन दो एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट भारत से खत्म कर दिया है। ये मैं तुम्हें परसों क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है। तो अब लोकसभा में 550 मैक्सिमम सीटें होती हैं। मैक्सिमम 50 सीटें होती हैं। ठीक है। जिनमें से 543 के आज की डेट में चुनाव होते हैं और इनके लिए जनता वोट डालती है। ठीक है। और 7 सीटें जो हैं वो आज खाली पड़ी हुई हैं। बोलो, कोई डाउट है? कोई डाउट है? क्लियर है? अब लिख लो। अब लिख लें। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज फिक्स्ड, इज फिक्स्ड एट 550 प्रेजेंटली, 550 प्रेजेंटली। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 होती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 होती है। ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना, जिससे चीजें क्लियर रहें आपको। ब्रैकेट में लिखना। द द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर्स, द नॉमिनेशन ऑफ टू एंग्लो, टू एंग्लो इंडियन मेंबर were abolished by 104, 104, 104, 104। फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, 19। दो आंग्ल भारतीय सदस्यों को, दो आंग्ल भारतीय सदस्यों को जो राष्ट्रपति पहले मनोनीत करते थे, पहले मनोनीत करते थे, वह प्रावधान, वह प्रावधान 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2019 के द्वारा, 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब ब्रैकेट बंद कर दो, बंद कर दो। दो का समझ में आ गया ना? तो 550 रह गए, दो हट गए वो वाले, है ना? अब लिखें, आउट ऑफ दिस, ब्रैकेट बंद करके, आउट ऑफ दिस, इनमें से, आउट ऑफ दिस, इनमें से 543 मेंबर्स, 43 members are to be the representatives, are to be the representatives of people of India, of people of India, of India। इनमें से 543 सदस्य भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को अपनी मर्जी से अपॉइंट करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, लेकिन बात वही है। ठीक है। मनोनीत, वो क्या बोला था मैं, इनमें से 543 सदस्य भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एंड द इलेक्शन इज बेस्ड, एंड द इलेक्शन इज बेस्ड
on the principle of on the principle of universal adult फ्रेंचाइजी और जो चुनाव होता है वह सार्वभौमिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से होता है। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में है, वोटर लिस्ट में है, वो वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी में लिखिएगा, एवरी इंडियन सिटीजन who is above 18 years of age, 18 years of age, प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, ठीक है, एंड इज क्वालिफाइड फॉर वोटिंग, और वह मतदान के लिए योग्य है। मतदान के योग्य है मतलब पागल दिवालिया ना हो वगैरह वगैरह। मतदान के योग्य है, इज एलिजिबल टू वोट, टू एट सच इलेक्शन, वह ऐसे निर्वाचन में मतदान कर सकता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि भारत में पहले वोटिंग की एज 21 साल होती थी। जब 1950 में संविधान बना था तो 21 साल थी, लेकिन सरकार ने इसको घटा के 18 वर्ष कर दिया। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 61वें संविधान संशोधन से वोटिंग की एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, इसी में लिखिएगा। द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड from 21 to 18 years, by the 61st Constitutional Amendment Act 1989। वैसे 88 में पास हो गया था, लेकिन 1989 में लागू हुआ था। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 को क्या बोलते हैं यार, लिख लेना। 1989 में, इसको बोल नहीं पाता 1900 क्या है ये 89 वाले को।
ठीक है। अब 61वें संविधान संशोधन से घटा 21 वर्ष से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा कर दी गई। 1989 द्वारा कर दी गई। क्लियर हो गया? बताइए, क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अरे हाँ या ना तो बता दो। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो, या तो थंब कर दो या डाउट है तो लिख दो। अच्छा, कुछ कह रहे हैं 89 बोलते हैं। जो भी है यार, मैं 89 और ये 79 और 69 ठीक से बोल नहीं पाता हूँ। मुझे तीनों एक ही जैसे लगते हैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। इसलिए मैं जब भी बोलता हूँ तो ऐसे बोलता हूँ 1989, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। तो इसलिए आप लोग मेरा मजाक उड़ाते हो हैं। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट है? बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, नो डाउट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपन लिखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, इसी में लिखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, ताकि हमें यह समझ में आ जाए कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं। ठीक है, आ जाए। अब बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखो, भारत में इसको अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगा तो तुमको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो लिखना इसको, ठीक है? तो वो समझना, पहले लिखवाना तो बाद में मेरा काम है ना। आ जाए। भारत में इलेक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इंग्लिश में बोलेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। दूसरे को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब बच्चे ये मत पूछना कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि इसको हिंदी में थोड़ा सा, मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को बोलना वैसा है थोड़ा, है ना। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं FPTP। एग्जाम में कभी आएगा तो FPTP जरूर आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, एक मिनट। अब सुनो, अब अपन देखते हैं कि ये दोनों इलेक्शन कहाँ कहाँ होते हैं। दोनों इलेक्शन कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए, FPTP जो होता है वो लोकसभा के चुनाव में होता है। दूसरा, विधानसभा जो होती है राज्य की, स्टेट की, इसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, इसके लिए होता है। दूसरा, पंचायत जो होती हैं, पंचायतों में जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में होता है। और अगला, जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं उनमें नगर निगम में होता है म्यूनिसिपल, नगर निगम में होता है नगर पालिका परिषद, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल में होता है। और नगर पंचायत में होता है। FPTP इतने स्थानों पर मौजूद है। ठीक है, और ये जो सिस्टम है ये कहाँ मौजूद है, ये देखो। ये जो सिस्टम है, ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स
और विधान परिषद जो राज्यों में होती है ना, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, उनमें होती है। भारत में जो इलेक्शन है दो प्रकार के, वो ऐसे हैं साफ साफ। पहले तो आप इनको उतार लो, फिर मैं समझाता हूं कि दोनों होते क्या हैं। पहले आप इनको उतार लो, 1 मिनट, 1 मिनट क्या, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनको उतार लो, फिर मैं समझाता हूं। उतार लिया? बताइए, उतार लिया? उतार लिया? जल्दी बोलो। उतार लिया? एक बच्चा पूछता है आचार संहिता क्या होती है। जब चुनाव शुरू हो जाता है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की जिस दिन घोषणा कर देता है, उस दिन आचार संहिता लग जाती है। उसका मतलब हुआ कि सरकार सरकार अब किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर सकती। अब कोई भी निर्माण कार्य या कोई भी लोभ लालच जनता को नहीं दिया जा सकता, और जनता को कोई भी लुभावने वादे नहीं किए जा सकते जिससे जनता तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो। कि तुम बोल दो जनता के घर के सामने हम हैंडपंप लगवा देंगे आज ही, ये नहीं कर सकते। यानी कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि जनता के वोट को आपकी तरफ खींचता हो, उसे ही आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता का मतलब है चुनाव लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन पार्टी और उसके कैंडिडेट को करना होता है। चलें आगे। अब आप कहें तो मैं ये समझाऊं, ये बताओ। समझाना ही बहुत जरूरी है बस। ये तो तुम रट लोगे, कोई बात नहीं है। समझ में ही नहीं आया तो पंगा हो जाएगा। समझाऊं? 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 इतना समझ में आ गया हो तो, मतलब लिख लिया हो तो चले। उतार लिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास स्टार्ट हुए कितनी देर हो गई? आधा घंटा से ज्यादा हो गया भैया। आ जाओ, अब सुनो। अब पहले ये देखते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, गौर से सुनना। मान लो इस सिस्टम में होता यह है कि 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। 5 कैंडिडेट के नाम लिख लेते हैं, चलो वो ज्यादा सही रहेगा। 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। और टोटल टोटल मान लो 100 वोट हैं। 100 वोट हैं। कितने वोट हैं? 100। तो मान लो इसमें आधे वोट 50 होते हैं, और 50 वोट की लाइन, या जो ग्रीन लगा देता हूं मैं, ग्रीन कौन सा कलर, पीला लगा देता हूं, सही है। मान लो यहां तक 50 वोट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कैंडिडेट चाहे आधे वोट प्राप्त करे या न करे, जो भी कैंडिडेट अन्य की तुलना में एक्स्ट्रा वोट लेके आएगा वो जीता माना जाएगा। मान लो इसको वोट मिले 6, इसको मिले 7, इसको मिले 2, इसको मिले 3 और इसको मिला 1। तो जिसके एक भी एक्स्ट्रा वोट होगा अन्यों की तुलना में, वो जीता जाएगा, भले ही ये आधी वाली लाइन प्राप्त हो या ना प्राप्त हो। भले ही वो बंदा यहां पर ऐसे, देखो दूसरी भाषा में समझते हैं, देखो देखो। मान लो इस बंदे को इतने वोट मिले, इस बंदे को इतने वोट मिले, इस बंदे को इतने वोट मिले, इस बंदे को इतने मिले, इसको इतने ही मिले। अब इन अगर लाइनों में देखा जाए तो सबसे जो आगे लाइन में गया है वो बंदा इसमें चुनाव जीतेगा। तो इसको अन्य की तुलना में एक्स्ट्रा वोट मिले हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा वोट लेकर आएगा उसे जीत हासिल होगी। यह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब है
पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। इसका मतलब मान लो कोई भी अन्य की तुलना में अगर एक्स्ट्रा आ जाएगा एक वोट लेके तो वो जीता माना जाएगा। आप कहोगे दोबारा समझाओ, मैं चलो दोबारा समझा देता हूं। चलो मान लो सपोज करो 100% वोट पड़े, परसेंट से देखो आओ, परसेंट वोट पड़े, इसको मिले 3%, इसको मिले 2.5%, इसको मिले 9%, इसको मिले 17%, इसको मिले 17.1, इसको मिले 17.1%, है ना, और इसको मिले, इस वाले को मिले 17.2%। अब बताओ कौन जीता है, या तुम बताना तुम्हारी नजर में इस चित्र में कौन जीत हासिल करेगा? आपकी नजर में इसमें कौन जीत हासिल करेगा? ए, बी, सी या डी या ई? कौन करेगा? आपकी नजर में बी करेगा। इसी को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि देखो इसको 3 मिले लेकिन इससे ज्यादा 9 वाला भी है, इससे ज्यादा 17.1 है, लेकिन इसने अन्य की तुलना में सबसे ज्यादा पाए। इसी को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। अगर कभी एग्जाम में ये कहा जाए, प्री में या इंटरव्यू में, कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में 50% वोट लाना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है, तो मैं पूछ रहा हूं कि ये लाइन राइट सही है या ये लाइन रॉन्ग गलत है? अगर पूछा जाए कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में 50% वोट लाना कंपलसरी है, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? साफ साफ बात है रॉन्ग है यार, कंपलसरी नहीं है, गलत है ये लाइन बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि कोई 50% लाए या नहीं लाए, ठीक है। इसमें 1%, एक वोट भी अगर दूसरे से एक्स्ट्रा है तो आप जीत हासिल कर जाओगे। बताइए, क्लियर हो गया? एफपीटीपी आपको क्लियर है? यस और नो? एफपीटीपी आपको क्लियर है? यस और नो? अगर क्लियर है तो थंब कर दो, मैं समझ जाऊंगा। एफपीटीपी क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अपन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन को इन चीजों को मिटाना पड़ेगा। यार कैसे मिटा रहा हूं, ठीक है। अब सुनो, ध्यान रखिएगा, इसमें 50% वोट लाना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है इसमें 50% वोट लाना अनिवार्य होता है, होता है। अब मान लो कितने परसेंट वोट लाना कंपलसरी है? 50% वोट लाना कंपलसरी है। तो अब इसको इधर करके देखते हैं थोड़ा सा। मान लो सपोज करो इसमें कोई दो कैंडिडेट खड़े हुए, ए और बी। तो अगर ए और बी खड़े हुए और वोट डालने वाले जो वोटर हैं वो मान लो 100% हैं, तो जब दो में होंगे तो निश्चित रूप से एक को 40 मिलेंगे तो दूसरे को 60 मिलेंगे, एक को अगर 39 मिलेंगे तो इसको 61 मिलेंगे, एक को अगर 30 मिलेंगे तो इसको 70 मिलेंगे, एक को अगर 49 मिलेंगे तो इसको 51 मिलेंगे। यानी ये तो अंडरस्टूड है कि अगर दो कैंडिडेट खड़े होंगे तो एक तो विजेता होगा ही होगा। बात सही है ना? बिल्कुल बात सही है ना यहां तक? तो कि कोई ना कोई तो एक्स्ट्रा आएगा ही आएगा, ठीक है। ठीक है, अगर आप में से कोई कहे सब बराबर हो गए तो बराबर नहीं होते, क्योंकि वो पॉइंटों में निकलता है। मैं तो समझा रहा हूं तो सीधा सीधा 100 लिया है, लेकिन यहां पर तो विधायक वोट डालते हैं तो विधायकों के पॉइंटों में निकलते हैं, ठीक है। अब यहां पर पंगा एक पड़ेगा, वो पंगा क्या पड़ेगा वो देखते हैं। पंगा है ये वाला, मान लो कैंडिडेट खड़े हो गए 5, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। बात समझ में आई? गौर से देखना, ये वाला बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर अगल बगल में किसी की तरफ देख रहे हो तो उससे नजर हटा लो, जिसकी तरफ देख रहे होगे वो आपकी नजरों को खराब कर देगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इधर देखो, अब अगर मान लो 5 कैंडिडेट खड़े हो गए
और सबने वोट डाले, पता चला इसको 20% मिले, इसको 20% मिले, इसको 18% मिले, इसको 22% मिले, इसको 10% मिले। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताओ कि अब ऐसी कंडीशन में क्या किसी को 50% का कोटा पूरा हुआ? क्या किसी को 50% का कोटा पूरा हुआ? ये बता दो आप। अरे ये कौन है जो किसमें कह रहा है गठबंधन भी तो हो सकता है? इस राज्यसभा बादशाह में गठबंधन नहीं होता मेरे चाचा, क्योंकि राज्यसभा से सरकार नहीं बनती, राज्यसभा में गठबंधन नहीं होता। ठीक है, बता रहा हूं, रुक तो जाओ, डांट तो खा मेरे भाई। देखो, अब अगर किसी को 50% का कोटा मिला, नहीं मिला, एक ने 20, दूसरे ने 20, तीसरे ने 18, चौथे ने 22, तीसरे ने 10, पांचवें ने 10, अब नहीं मिला ना, तो इसके लिए संविधान में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया। गौर से सुनना, फिर बोल रहा हूं, इधर देख लो यार, पंगा फंस जाएगा। ये टॉपिक अच्छे अच्छे को समझाना नहीं आता, टीचर के तो माथे खराब हो जाते हैं इसको समझाते समझाते। तुम तो बच्चे हो यार अभी। अब मैं समझा रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से। देखो, इसके लिए संविधान में बोला है, क्या बोला है, कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व आधारित प्रणाली होगी उसमें इस सिस्टम का यूज होगा। इसका नाम होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हिंदी में कहते हैं एकल हस्तांतरणीय मत। क्या बोलते हैं? एकल हस्तांतरणीय मत, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखो, पूछा जाए कि क्या कहते हैं, कौन सी पद्धति है, तो पद्धति है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। लेकिन किस मेथड का यूज करती है, तो मेथड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आप कहोगे कि ये क्या होता है, तो सुनो आप गौर से। अब मैं इसको समझाने के लिए पूरा एक चित्र लेता हूं, इसको ऐसे कर देते हैं। एक मिनट रुको, कुछ चीज हटा दूं इसमें से। हाँ, ये लिखा रहने दो, चलो आ जाओ। अब मान लो इसमें होता क्या है, जब 5 कैंडिडेट या 4 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट खड़े होंगे, तो ऐसे में जो वोटर होता है, वोट डालने वाला बंदा होता है, वो वोट प्रायोरिटी के बेस पर डालता है, प्राथमिकता के बेस पर डालता है। कैसे डालेगा? जैसे मान लो मैं वोट डालने गया प्रेसिडेंट के लिए, किसी के लिए भी समझ लो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद, सब में ऐसा ही है। मैं वोट डालने गया तो मैं अपनी प्रायोरिटी डालूंगा। मान लो मैं डालने गया तो मैंने अपनी प्रायोरिटी डाली पहली पसंद, मेरी पहली पसंद बी है, फिर मेरी दूसरी पसंद डी है, फिर मेरी तीसरी पसंद ए है, फिर मेरी चौथी पसंद सी है, फिर मेरी पांचवी पसंद ये है। इसमें प्रायोरिटी पड़ती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। आनुपातिक का मतलब है मैं किसको ज्यादा पसंद करता हूं, तो मैं बी को ज्यादा पसंद करता हूं। फिर किसको पसंद करता हूं, तो मैं डी को दूसरे नंबर पे पसंद करता हूं। फिर किसको पसंद करता हूं, तो मैं ए को तीसरे नंबर पे करता हूं। फिर मैं किसको करता हूं, तो सी को चौथे नंबर पे करता हूं। यानी पांचवें नंबर वाले को मैं बहुत कम करता हूं या नहीं करता हूं। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई, यस और नो? पहले इतना बता दो, इतनी बात समझ में आ गई, यस और नो? आ गई? आ गई? आ गई? इतनी आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अब तुम्हें टॉपिक पूरा समझा दूंगा, अब टेंशन नहीं है। मुझे यही लग रहा था कि तुम ये ना कहीं कंफ्यूज कर दो। अब मान लो जब भी वोटर वोट देने जाता है इसमें, तो वो पसंद देता है, मेरी पहली पसंद, मेरी दूसरी पसंद, मेरी तीसरी, चौथी, नहीं तो पांचवी है फिर तो। ठीक है, अब सुनो क्या होगा। अब मैं वोट डालने गया तो मैंने ऐसे पसंद करके डाले। अब दूसरा डालने गया होगा, मान लो मेरी बात, दूसरा भी तो वोटर होगा, वो डालने गया तो उसने डाला पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी, चौथी या पांचवी। ये तो मैं लिख दे रहा हूं, तो मैं अपने को समझाने के लिए लिख रहा हूं, सही है। फिर ऐसे ही तीसरा वोटर जाएगा, उसने लिखा पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद और पांचवी। फिर अगला वोटर डालने गया, उसने कहा पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद और पांचवी। फिर अगला वोटर डालने गया, उसने कहा मेरी पहली पसंद, मेरी दूसरी पसंद, मेरी तीसरी पसंद, मेरी चौथी पसंद और मेरी पांचवी।
फिर अगला डालने गया, उसने कहा मेरी पहली पसंद, मेरी दूसरी पसंद, मेरी तीसरी पसंद और मेरी चौथी और मेरी पांचवी। बात समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रहा है? आपको नहीं आ रहा? पहले बताओ। इतना बहुत टेढ़ा टॉपिक है, इसलिए बड़े प्यार से समझा रहा हूं। बताओ, समझ में आया? आ गया? यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ अब टेंशन ना लो, अब तो पूरा समझा जाऊंगा। आ जाओ। अब ऐसे ही और एग्जाम्पल के लिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। फिर अगला वोटर डालने गया, उसने कहा मेरी पहली पसंद, मेरी दूसरी पसंद, मेरी तीसरी पसंद, मेरी चौथी पसंद, मेरी पांचवी। फिर आगे अगला पहुंचा, अगला वाला भी ऐसे ही बोला, मेरी पहली पसंद, मेरी दूसरी पसंद, मेरी तीसरी पसंद, मेरी चौथी पसंद और मेरी पांचवी। ठीक है। फिर अगला वाला डालने पहुंचा, अगला। अब मैं अपने को थोड़ा समझ लूं कि समझ न समझ मुझे तो पता है, लेकिन चूंकि कैलकुलेशन बिल्कुल तुम्हारे सामने सटीक बैठे, क्योंकि मैं तो रैंडमली लिख रहा हूं, बिल्कुल याद तो करता नहीं हूं इसमें कुछ भी, है ना। तुम्हें समझने के लिए, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इस पर दिमाग मान लेने देना, है ना। अगला, फिर इसकी पहली पसंद, इसकी दूसरी पसंद, इसकी तीसरी, इसकी चौथी और इसकी पांचवी। एक मिनट, चलिए लो। अब एक काम करते हैं, मान लो अब इतने ही में, मैं कोई इलेक्शन कमीशन थोड़ी हूं जो सारे विधायकों को उठा के रखूं या वोट डालने के लिए। अब मैंने इतना आपको समझा दिया, ठीक है। बताओ यहां तक क्लियर है ना? आपको पूरा क्लियर है? अब अपन इलेक्शन कमीशन काउंटिंग करेगा, काउंटिंग करके पता करेगा कि सबसे ज्यादा वोट जिसको मिले हैं 50% प्लस, वो जीत जाएगा। तो आप पहले देखो टोटल वोटर कितने हैं, वोटर कितने हैं, वोटर मतदाता देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतदाता कितने हैं? 9। अब 50% वोट चाहिए, तो 50% मतलब 4.5 चाहिए, यानी 4.5 से ज्यादा चाहिए, है ना। तो 5 वोट चाहिए जीतने के लिए। अब चेक कर लेगा इलेक्शन कमीशन कि किसी को 5 वोट मिल गए तो वो जीत गया, और नहीं मिले तो वो हार गया। ठीक है। अब देखो कैसे है, काउंट करते हैं इसको कितने मिले। तो सबकी पहले पहले नंबर के जोड़ लो, पहले पहले नंबर का जोड़ना है। सबसे पहले वाला नंबर किसको मिला है? तो देखो ए को कितना मिला है? एक, एक, केवल ए को मिला है एक ही वोट। फिर देखते हैं बी को कितना मिला है। बी को 1 2 3, बी को मिले हैं 3 वोट। सही है, क्लियर है। अगला सी को देखो, 1 2, सी को मिले हैं 2 वोट। सही है। फिर डी को देखो, डी को देखो 1 2, डी को मिले हैं 2 वोट। फिर अगला देखो 1 1, और फिर यहां पे आ गया 1। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, क्या किसी को 5 वोट मिले? यस और नो? किसी को 5 वोट मिले? कोई अभी 50% की लाइन क्रॉस किया? यस और नो बोलो बस तुम। किसी को मिले 5 वोट? यस और नो? नहीं मिले, नहीं मिले। अभी कोई जीता? नहीं जीता। अब क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? अब इलेक्शन कमीशन उस बंदे को उठाएगा जिसको सबसे कम वोट मिले हैं। इलेक्शन कमीशन उस बंदे को उठाएगा जिसको सबसे कम वोट मिले हैं। क्यों? क्योंकि वो तो हार गया। तो वो कौन है? वो है ये। एक तो इसको, ये हार चुका, ठीक है, और एक इसको भी एक ही वोट है, ये भी हार चुका, यानी ई और ए हार गए। अब ठीक है, ठीक है। अब सुनना, इधर देखना, अभी गेम देखना, इधर इधर, उधर नहीं देखो कहीं भी उल्टे सीधे, इधर देखो मेरी तरफ। अब इलेक्शन कमीशन उन 2 वोटों को उठाएगा। इस एक आदमी ने कहा था कि ए जीतेगा, ए हार गया, ये ए जीतेगा, ए हार गया, है ना। तो अब इलेक्शन कमीशन इस बंदे की पसंद देखेगा, इसकी दूसरी पसंद कौन थी। तो पता चला इसने बताया था दूसरी पसंद ये थी, यानी कि इसकी ये हारने की कंडीशन में इसका वोट इसे ट्रांसफर किया जाएगा, यानी इसको मिल गया 1 वोट और। यानी पहली पसंद वाला हार गया तो उसका वोट कौन सी पसंद वाले को देना है? दूसरी। समझ में आया?
अब काउंट करो है। अब देखो फिर इस वाले का देखो, ये भी हार गया, मतलब ये हार गया, तो इसका वोट किसको जाएगा? इसको। सही है, यानी इसको भी एक वोट मिल गया। यहां तक कोई डाउट है या नहीं? क्लियर है तो क्लियर बोलो, बस थम कर दो, मैं समझ जाऊंगा। टॉपिक तो ऐसा समझा दूंगा नाचने लगोगे तुम यार। बोलो, अभी देखना इसी में जिताऊंगा एक। बोलो क्लियर है? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। क्लियर है, क्लियर है, बढ़िया बढ़िया। अब तुम देखो तो जाओ, तुम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिंदगी भर नहीं बोलोगे, ऐसा समझा के जाऊंगा कभी भी। अब सुनो, अब देखो, दो हार गए, उनके तो कट्टा करूं पहले। अबे हटो, ये कलर लो, ये हार गया, ठीक है, ये हार गया, यानी कि ये दोनों गए। अब बताओ, अब काउंट करते हैं कि कोई जीता। तो देखो, इसको वोट मिले हैं 4, 3 + 1 = 4, इसको मिले हैं 3, 2 + 1 = 3, इसको तो 2 ही है। अभी भी कोई नहीं जीता, तो अब उस आदमी को उठाओ जिसके सबसे कम अभी भी है, तो वो है ये। यानी कि अब इसकी बारी आएगी। अब इस इलेक्शन कमीशन उन बंदों को उठाएगा जिसने इसको पहली पसंद बताया था। तो आ जाओ, इसने बोला था पहली पसंद ये, और ये हार गया, तो इसने कहा था मेरा वोट इसको दे देना, दे दिया, तो यानी एक वोट इसमें बढ़ा दो। सही है। अब देखो वो दूसरा कौन है? दूसरा है ये, ठीक है, दूसरा है ये, इस पे है ना, इसने कहा था मेरी पसंद ये है, और ये हार जाए तो इसे दे देना, लेकिन ये ऑलरेडी हारा हुआ है, तो इसने कहा मेरी तीसरी पसंद है ये, तो मेरा वोट इसको दे देना, इसको दे दिया एक और। अब काउंट कर लो, देख लो, ये निकल आया पूरा 5 और ये रह गया 4, यानी कि इस एग्जाम्पल में जीता कौन है? सी। अब इधर देखना, इधर 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 आजा, इधर आजा भाई साहब, ओ भैया इधर इधर इधर। अब देखना, 1 मिनट, क्लियर हो गया? यह बता दो हाँ है ना। अभी तुम्हें एक खेल समझाता हूं, रुक जाओ तुम। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, रुको। अब इधर देखो, ये कितने पीस है? अरे मतलब कितने बंदे खड़े हैं तुम्हारे सामने? ये कितने आदमी खड़े हैं सामने? मेरे को छोड़ दो, ये कितने बंदे खड़े हैं सामने? ये बोलो, ये जो तकलू भाई खड़ा है, ये कितने हैं? ये कितने? एक है ना। इधर देखो, इलेक्शन कमीशन ने इससे कहा कि वोट डालो प्रायोरिटी के बेस पे, तो इसने बोला मेरी पहली पसंद ये, और ये हार जाए तो मेरी दूसरी पसंद ये हार जाए तो मेरी तीसरी पसंद ये। इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अरे अब तुम ये मत कहना कि नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अपन की जान निकल गई, समझाते समझाते तुम कह रहे नहीं हुआ। बताइए, समझ में आ गया? समझ में आ गया? अबे तुम लोगों को इसका नाम कैसे पता है? बहुत सारे तो नाम लिख रहे हैं इसका। क्लियर है? इंडिया में यही 2 इलेक्शन के कॉन्सेप्ट है, एफपीटीपी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? एक बार एक बच्चा करा सर, एक बार और बुलाओ उसको, बेचारे को, उसको मतलब वो नमूना है कोई यार के, एक बार और बुलाओ उसको। वो वैसे ही वहां पे सर मारा है कि सर क्या टकलू बोल दिया मेरे को यार। क्लियर हो गया? नो डाउट। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताओ, इसमें लिखने की जरूरत है कुछ? लिखने की जरूरत है कुछ? जल्दी बताओ, लिखने की जरूरत है? कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सीधा खेल है यार। एफपीटीपी में कितने % वोट चाहिए होते हैं? एफपीटीपी में कितने चाहिए होते हैं? 50% चाहिए क्या? नहीं। कितने चाहिए? जो सबसे ज्यादा लेके आए एक एक्स्ट्रा। सही है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में कितने वोट चाहिए? कितने % वोट चाहिए? 50% से एक ज्यादा। अब बताओ, अब बताओ, बताना कि ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, मिटा दूंगा, मिटा दी क्या? इसमें कुछ है ही नहीं, लिखोगे क्या तुम यार? ये A1 1 2 3 है ना। 50% नहीं चाहिए होता बेटा, 50% से थोड़ा सा एक ज्यादा चाहिए होता है ना। अब एक बात बताओ, ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, ये किस किस के इलेक्शन में चाहिए होता है? किस किस के इलेक्शन में चाहिए होता है? नाम बताना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किस किस के में चाहिए? हाँ, इनमें सभी सदस्यों को करते हैं। हाँ, किस किस को चाहिए होता है? बोलो।
अरे मजा आ गया वो तो छोड़ो। पीडी, पीडी ठीक है, इकट्ठे नाम लिखो, वीपीडी, शॉर्टकट में लिख रहे हो पीडी वीपीडी, क्या पीडी का मतलब स्टूडेंट, पीडी वीपीडी राज्यसभा विधान परिषद, बिल्कुल सही है। और एफपीटीपी किसके लिए होता है? सीधी फॉर्मूला, पंचायत, नगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा। कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक काम करो, आज यहां लोकसभा और राज्यसभा का स्ट्रक्चर खत्म खत्म। अब एक काम करना, मेरी बात सुन लो पहले अच्छे से, अच्छे से। ये वीडियो अभी आधे घंटे बाद दोबारा अपलोड हो जाएगी, अपलोड इन द लाइव, थोड़ा 5-10-15 मिनट बाद अपलोड होती है ना, अपलोड हो जाएगी। एक बार अगर कंफ्यूजन हो तो शाम को देख लेना, रात को दोबारा, समझ में आ गई? और कल इस वाले से रिलेटेड आते ही एक क्विज पूछूंगा आपसे, 500 रुपए नाम दूंगा जो सबसे पहले आंसर देगा। क्लियर है? आते ही लिखवाने की मुझे लगता नहीं इसमें कोई जरूरत है, फिर भी आप कहोगे तो अगली क्लास में कल लिखवा दूंगा। क्लियर है? राज्यसभा लोकसभा वाले चैप्टर यानी पार्लियामेंट के चैप्टर में जल्दबाजी मत करना मुझसे, क्योंकि जल्दबाजी में तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मुझे सुकून से पढ़ाने देना, क्योंकि ये चैप्टर यूपीएससी की बहुत बड़ी पसंद होती है। ये बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछती है, बच्चा उलझ जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली और वो लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत नगर पालिका, फंडामेंटल राइट, ये यूपीएससी की बहुत बेहतरीन पसंद है ये। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास में समझाता हूं आपको, है ना। मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार सबको, 1.5 किलो नहीं, आज 2-2 किलो प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।